स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पार्ट 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेस्ट 1 का कंप्लीट कर लिया था। अब टाइम है सेक्शन बी को सॉल्व करने का। तो चलो इमीडिएट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑल राइट, सो हियर वी गो। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक सॉल्यूशन कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चले जाएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, एंड थर्ड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। राइट, सो देखो, बिफोर मैं स्टार्ट करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना, एक चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो या फिर किसी भी फिजिकल आइडेंटिटी का इंटेंसिटी हो, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। मतलब किसी भी पॉइंट या फिर किसी रीजन में फिजिकल क्वांटिटी जिसकी बात की जा रही है, जैसे करेंटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है, हिंदी में जिसको प्रभाव बोलते हैं, वो कितना है। राइट, अब इफेक्ट का जो हम डिस्कशन करते हैं ना, इसको इस तरह से याद रखो कि इफेक्ट आपका जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज हो जाए तो इफेक्ट चेंज होगा, बट द थिंग विच इज प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अगर वो कांस्टेंट रहे और एट ए गिवन पॉइंट हम उस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, इफेक्ट टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा बट बहुत गहरी वाली बात है ये। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं एक चार्ज Q, पॉजिटिव ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, दिस इज प्लस Q, एंड लेट अस से हम इस पॉइंट P पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ओके, सो एक्चुअली में हम क्या निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पे, इस Q चार्ज का इफेक्ट कितना है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। राइट, फील्ड स्ट्रेंथ, ये कितना इफेक्ट डाल रहा है पॉइंट P पे। अब कैसे निकालें इस चीज को, तो करते क्या है, हम एक Q टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर लेकर आते हैं इस तरह से ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। सिस्टम डिस्टर्ब ना हो मतलब क्या, मतलब ये चार्ज जो कैपिटल Q चार्ज है उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर किसी तरह का ये चार्ज जो स्मॉल Q चार्ज है वो इफेक्ट ना डाले। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को देखना, स्टडी करके कि टेस्ट चार्ज जो होता है उसका वैल्यू हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखो ये प्लस Q चार्ज स्मॉल Q चार्ज पे इफेक्ट डालेगा, बट ये स्मॉल Q चार्ज है वो भी तो प्लस Q चार्ज पे अपना इफेक्ट डालेगा। इन दोनों का बीच का इंटरेक्शन अगर ऐसा हो या फिर इतना स्ट्रेंथ ज़्यादा हो कि प्लस Q चार्ज कैपिटल Q चार्ज को क्या करे, उसके पोजीशन को चेंज कर दे, तो क्या होगा, फिर तब इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q का जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। दिस इज व्हाट, दिस इज टेस्ट चार्ज। ओके, इस टेस्ट चार्ज को अब हम जिस पॉइंट पे हमको फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है इस कैपिटल Q चार्ज का, उस पॉइंट पर हम लेकर आते हैं। कैसे, इस तरह से कि जैसे कि ये कैपिटल Q चार्ज बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह का इसका पोजीशन में चेंज ना हो। तब इस पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं फील्ड का स्ट्रेंथ कि इट इज़ द फोर्स। अब देखो, डिफाइन कर रहे हैं किसको, फील्ड को, लेकिन नाम क्या ले रहे हैं, फोर्स। राइट, इसीलिए मैंने बोला था कि ये इंटेंसिटी जो है विथ चेंज ऑफ टाइम या फिर विथ चेंज ऑफ अदर टेस्ट चार्जेस, ये इंटेंसिटी जो होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। राइट, इसीलिए हम इस डेफिनेशन को कैसे करते हैं, पर यूनिट चार्ज करके डिफाइन करते हैं। सो पहले इसका डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दे दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे ही हम इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आए पॉइंट P पे, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी वॉच फोर्स कितने, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल Q ड्यू टू कैपिटल Q। ओके, this will be defined by 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q into small q divided by दोनों के बीच का, let us say this is r vector. Okay, so this is r cube into r vector. Okay, this is absolutely the force
फोर्स का डेफिनेशन हुआ। बट हाउ नाउ वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो मैंने टेस्ट चार्ज Q, स्मॉल q का नाम ही हटा दिया। सो नाउ आई एम राइटिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द कैपिटल चार्ज Q इज डिफाइंड एज फोर्स टेस्ट चार्ज Q बाई कैपिटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R वेक्टर, राइट। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से टेस्ट चार्ज अवेलेबल है, नहीं है। टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो टेस्ट चार्ज वाला टर्म कैंसिल हो गया, राइट। एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको हम बोल सकते हैं इस डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट, यूनिट चार्ज। क्यों यूनिट चार्ज, क्योंकि देखो जैसे ही हमने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज स्मॉल q को डिवाइड कर दिया उसके ही मैग्नीट्यूड q से, तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द intensity of the force which a unit charge, one unit charge will experience if brought at the point of interest। अब इसमें एक क्लॉज लगता है, without disturbing the position or setting of the initial system। अब फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे सर सिस्टम का नाम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर समझा रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे कि मान लो सिर्फ एक चार्ज था कैपिटल Q, इस P पॉइंट पे मुझको निकालना था, मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q लेकर के आ गया। लेट अस से दिस वेक्टर इज दिस डिस्टेंस इज r वेक्टर, सॉरी दिस पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर, ओके। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही, इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही कैपिटल Q चार्ज हो, राइट। हो सकता है एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा Q3 है, बहुत सारे चार्जेस हो, और हम इंटरेस्टेड हैं अभी भी इसी पॉइंट P पे कि इस P पॉइंट पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ हमने अभी इस डेफिनेशन से देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर है, इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। सो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, अगर मान लो मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल अब इस P पॉइंट पे सिर्फ Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, Q2 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q3 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। अब कैसे निकाले, कुछ नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट अभी भी कॉन्सेप्ट वही रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज व्हेन केप्ट एट पॉइंट P इन द सिस्टम। अब सिस्टम का बात कर रहे हैं, एंड दिस चार्ज मस्ट बी ब्रॉट टू द पॉइंट P इन सच ए वे दैट the original or the initial system does not gets disturbed। क्यों, गलती से अगर एक चार्ज थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो गया, मान लो डिस्प्लेस होकर के किसी वजह से यहाँ आ गया, क्या हो जाएगा, अब Q1 का इफेक्ट पॉइंट P पे चेंज हो जाएगा। वाई, बिकॉज द डायरेक्ट डिस्टेंस और द पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू Q1, दिस P पॉइंट का चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, उसको हम इतना छोटा रखते हैं कि उसका इफेक्ट ओरिजिनल चार्जेस पे मिनिमम हो, नेग्लिजिबल हो, राइट। और क्योंकि लास्ट में करना भी क्या है, वैसे हमें फोर्स निकाल करके, नेट फोर्स निकाल करके उस पर क्या करना है, फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके यूनिट चार्ज के लिए हमको निकालना है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज when it is brought at the point of interest। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि ये उस पॉइंट का चार्जेस से जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे, फोर्स का हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इट इज Q1 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पॉइंट पे अगर हम सिर्फ निकाले, ये मैग्नीट्यूड निकाले, तो क्या होगा, हम जानते हैं अब हमारा टेस्ट चार्ज
चला जाएगा, तो इट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, द डायरेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, यानी इन्वर्स रिलेशन, बिल्कुल जैसा फोर्स का होता है, बस यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज होता है जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। सो अगर गलती से ओरिजिनल जो चार्जेस हैं उनका पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लिमिटेड हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसका खुद का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। इट विल बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सो दैट अदर चार्जेस का पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। क्या सिर्फ एक ही चार्ज के लिए हम इंटेंसिटी निकालते? नो, जरूरी नहीं है। देयर कैन बी n नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम। द टेस्ट चार्ज उसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे लाएंगे, ताकि अदर कोई भी चार्ज का पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। एंड देन हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट द गिवन पॉइंट। हो गया। सो पॉइंट चेंज करेंगे तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। बट क्या टेस्ट चार्ज को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा? नो। क्यों? अल्टीमेटली हम यूनिट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो एक तरह से देखो, तुम टेस्ट चार्ज कुछ भी रखो बट अल्टीमेटली तुमको डिवाइड करके क्या करना है, उसको पर यूनिट चार्ज निकालना है। सो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो था, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इजी हो गया। एसआई यूनिट के लिए अगर तुम देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट? सो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। सो दिस इज द यूनिट। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के बीच का रिलेशन क्या है, निकाल ही दिया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन ही किया था कि इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट? सो अगर अब इसको अगर दूसरे तरह से लिखना है तो तुम लिखोगे कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने समझाया, बहुत एक छोटा सा डेफिनेशन है, राइट? बट इसको समझाया बहुत सलीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चार्ज से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, या फिर ये चार्ज का अगर इफेक्ट नहीं होता है तो एक्सप्रेशन में चार्ज को हम ले क्यों रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में या किसी अदर बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। हमें दिख रहा है कि हम उससे डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पर यूनिट चार्ज से क्या करना है। देखो टेस्ट चार्ज पे अगर डिपेंड करता तो हम टेस्ट चार्ज चेंज करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाता, राइट? बट टेस्ट चार्ज कुछ भी हो, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके जो फाइनल इक्वेशन है उसको इस तरह से निकाल रहे हैं कि हम यूनिट चार्ज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। यानी इन एनी केस हम यूनिट चार्ज का फोर्स जो होता है किसी पॉइंट पर वो निकाल रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज पे क्यों डिपेंड करेगा? चार्ज तो हमारा फिक्स्ड है, क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, वन चार्ज, राइट? सो दिस इज वाई यूनिट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, इसको बनाने में मजा आएगा, राइट? याद रखना, पिछले बार मुझको याद है मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का था, जिसमें 3-4 दिए हुए थे, डायग्राम दिया था और ओरिजिन पे निकालना था। और मैंने बोला था कि वेक्टर को एनालिटिकल वे में तोड़ेंगे। एनालिटिकल मतलब कैसे, एक साथ वेक्टर को नहीं लेंगे, सारे कंपोनेंट्स लेके मैग्नीट्यूड के रूप में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको एक्स वाई जी एक्सिस के तरफ उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको आई जे के वेक्टर के जैसा एक्सप्रेस करके तब कैलकुलेशन करेंगे। इजी रहेगा और आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, मतलब रॉन्ग होने का डर नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, 2 प्लस क्यू और एक माइनस टू क्यू, और ये तीनों प्लेस्ड हैं कहाँ, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, बना लेते हैं। मैं अलग से बनाऊंगा, ये डायग्राम भले दिया हो बट एक हो सकता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बने, तो आप लोग प्लीज़ इमेजिन कर लेना। अच्छा, इमेजिनेशन से एक बात याद आया, कितना ही सिस्टम अपडेट क्यों ना हो गया हो और कितना ही डिजिटल बोर्ड क्यों ना आ गया हो, कितना ही वर्चुअल रियलिटी क्यों ना आ गया हो, फिजिक्स उसी स्टूडेंट का अच्छा होता है जिसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। एंड इंडीड ये मेरे केमिस्ट्री के टीचर बोलते थे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू से कि सिर्फ फिजिक्स अच्छा होता है। कोई भी साइंस
या मे बी कोई भी सब्जेक्ट उस स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा होता है जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, जिनको किसी वर्चुअल बोर्ड और वर्चुअल रियलिटी का ज़रूरत ना हो। ओके, सो एनीवेज दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या कि दिस साइड ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है इसमें मुझको साइड्स के साथ काम करना रहेगा। तो नाउ दिस ट्रायंगल ऑल आर इक्वल, इधर लिख दिया मैंने। ओके, सो आप बोल रहे हैं क्या कि साइड्स का नाम दिया, सॉरी वर्टिसेस का नाम दिया ए बी एंड सी। अच्छा, एक बात याद रखना, इस सी को मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करूंगा, राइट। सो और दिस plus q charge is here, very nice. Here also there is plus q charge and here only minus 2q charge। मतलब ये b पॉइंट सॉरी c पॉइंट पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक साथ 2 यूनिट चार्ज है। अब एक बात बताओ, is my question to you is plus q along with minus 2q is it a dipole, electric dipole? Your answer should be no, right? Dipole का मीनिंग हमारे लिए चेंज नहीं होगा फॉर क्वेश्चन। सो डाइपोल इज ऑलवेज इफ देर इज अ प्लस क्यू देर मस्ट बी एन इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज माइनस क्यू। पॉसिबल तो है यहाँ पे, अगर यहाँ प्लस क्यू है, मान लो ए के पास जो दिखाई दे रहा है कि हमारे पास प्लस क्यू है, सी के पास माइनस 2q है, हम उसमें से एक माइनस क्यू को कंसिडर करेंगे इस प्लस क्यू के साथ, रोका तो कोई है नहीं। अब रह गया एक और माइनस क्यू, तो उसका बी पे जो बी पॉइंट पे जो प्लस क्यू है उसके साथ कंसिडर कर लेंगे, तो डायपोल तो हमारा कंप्लीट हो रहा है। हमें 2 अलग अलग प्लस क्यू चार्जेस के लिए माइनस 2q चार्ज का जरूरत है, तो हमारा 2 अलग अलग डायपोल बन रहा है, यानी कि 2 डायपोल मोमेंट्स होंगे, 2 डायरेक्शंस में होंगे, राइट। अब हम करते हैं क्या, डायपोल मोमेंट्स को बनाते हैं। सो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह का होगा कि अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो डायपोल मोमेंट होता है वो किधर से किधर होता है। द डायपोल मोमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम -2q। बिल्कुल जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन मान लो लेटस से कि दिस इज ए वेक्टर, राइट। ए वेक्टर कहाँ से -q चार्ज से स्टार्ट होता है, +q चार्ज की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन जाता है, प्लस से माइनस की तरफ कभी नहीं जाता है। तो डायपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन होगा वो -2q वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा और +q किसी भी +q के तरफ जाएगा। सो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है हमारा CA, ये वाला, और ये वाला जो डायपोल मोमेंट होगा P। अच्छा, डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ। P इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, मान लो कि चार्जेस हैं +q और -q, और हमारा NCERT जो है, और NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। NCERT में बोलता है कि सेंटर से दोनों इक्वी डिस्टेंस है और सेंटर से डिस्टेंस लेता है, बिल्कुल सेंटर एक्सिस जो एक्सियल लाइन है ना उसके सेंटर से डिस्टेंस लेता है a, तब ये हो जाता है डायपोल 2 × q × a, राइट। और डायरेक्शन a वेक्टर किधर, a वेक्टर का डायरेक्शन है किधर से, -q से। अगर यहाँ पे ये -q है तो माइनस से प्लस की तरफ, यानी इधर डायपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। सो ओके, मैं इतने देर से समझा रहा हूँ और मेरा जो जहाँ पे मेरा पिक्चर आ रहा है ना वहीं पे मैं लिख रहा हूँ। सो आई एम सॉरी, आई हैव टू एक्सप्लेन इट वंस मोर, राइट। सो मैंने ऐसा लिखा था कि ये +q है और अगर ये -q है तो NCERT क्या करता है, एक्सिस, ये एक्सियल लाइन जो है इसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद बोलता है कि इस सेंटर O से दोनों चार्जेस इक्वी डिस्टेंस हैं A, और उस केस में डायपोल मोमेंट डिफाइन होता है P वेक्टर इज इक्वल टू 2 × q × a वेक्टर, वेयर a वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, सो इट विल बी फ्रॉम माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ कोई भी a वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओके, सो this is your dipole moment when the charges are taken to be equidistant from the एक्सियल लाइन। बट अगर ये डिस्टेंस मान लो बहुत सारे क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है कि ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस d है, यानी एक्सियल सेंटर से नहीं देता, एकदम दोनों चार्जेस के बीच का डायरेक्ट देता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस इज दिस मच,
तो उस केस में पता है बहुत सारे लोग गलती करते, फिर मैंने देखा है ये 2 भी ले लेते हैं। अब ये 2 क्यों लेना है? अब ये 2 नहीं लेना है, हमने 2 इसलिए लिया था क्योंकि ए वेक्टर जो है वो हाफ डिस्टेंस है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो उस केस में डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जस्ट उस केस में डी होता है, तो दिस इज क्यू इंटू डी वैक्टर। तो अब ये डिस्टेंस जो है ये डी वेक्टर है, राइट, यहाँ से यहाँ के बीच का, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने देखे ऐसा करते हुए स्टूडेंट्स ने, राइट। अब इसको मिटा रहा हूँ, मुझको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया मैंने। सो नाउ हियर लेट अस से P1 बोल लेते हैं एक को। P1 कितना रहेगा? P1 रहेगा 2 इंटू दिस Q इंटू लेट अस से दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ है क्या? वट इक्वी डिस्टेंस ए वेक्टर है, राइट। सो हम A1 वेक्टर मान लो, क्योंकि उधर भी ये वेक्टर लिखेंगे, दिस इज A1 वेक्टर और CA, ठीक है, वेक्टर CA भी बोल सकते हो उसको। तो मैंने A वेक्टर माना और A वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, ओके। ना उसी तरह से यहां पे CB की तरफ जो होगा हमारा डायपोल मोमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। स्ट्रेट हो जा मेरे भाई, यस। सो दिस इज P2 और P2 का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी, अच्छा ये मैंने, देखो मैंने भी गलती किया, बहुत अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी दैट ये गलती मैंने किया। मैंने क्या किया था? मैंने बोला था बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A1 है, यानी कि एक साइड का लेंथ मैंने A माना था। मैंने क्या लिखा था? उसके आगे 2 लिखा था। इट मीन्स इट इज़ अ माइनर थिंग और बहुत बार मिस हो जाता है हमसे, राइट। प्लीज बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। अभी P2 लिख रहा था तो मुझको दिखा क्या, यहाँ पे तो सिर्फ Q इंटू डी होगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज ऑल्सो, अब मैग्नीट्यूड में हम बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 समथिंग, राइट। बट वेक्टर के केस में हम A1 A2 बराबर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। सो इट इज नाउ इन द CB डायरेक्शन, राइट, वेरी नाइस। और इसका वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, सॉरी Q, द चार्ज Q and the distance A2 vector, very nice, no problem, right। अब क्या करेंगे? देखो हमें एटलीस्ट डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस तो मिल गए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? these angles are 60 degree, okay, equal, all the sides are equal, so all the angles are also equal, this is 60 degree। अब क्या करूंगा मैं? देखो मुझको एक्सिस चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था एनालिटिकली इसको एक्सप्रेस करूंगा एक्स और वाई एक्सिस के जैसा। तो मैं क्या करूंगा? ये जो C पॉइंट है, दिस C पॉइंट, इसको मैं सेंटर या ओरिजिन के जैसा ट्रीट करते हुए यहां से अब मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। सो एक मैं एक्सिस इधर ड्रॉ करूंगा, दिस इज एक्स, राइट, ये एक्स बोल लो या फिर आई वेक्टर की तरह उसको बोल लो। और दूसरा मैं जो ड्रॉ करूंगा, ऊपर में जरूरत भी नहीं है नाउ, या सो दिस इज आवर, ऊपर में है y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे में यानी कि माइनस y है। अब देखो जो ये C से बिल्कुल एक लाइन जो मैंने नीचे की तरफ खींची है, राइट, तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर साइड AB। AB का ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, यानी कि अगर यहाँ पे ये मैं लेता हूँ ये पॉइंट, किसको कुछ बोल देते हैं, O बोल देते हैं, तो OA इज इक्वल टू OB, राइट। यानी कि ये y एक्सिस है, क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल C पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए वहाँ से मैंने एक्सिसेस 90 डिग्री वाला ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। तो अगर x एक्सिस बिल्कुल हॉरिजेंटल है तो y एक्सिस बिल्कुल वहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो वो नीचे बेस पे भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा, किसका? सो दिस लाइन AB का, ओके। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस का, वो क्या करता है? एंगल जो होता है ना, बिल्कुल वर्टिसेस का जो एंगल होता है उसको भी इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला एक छोटा एंगल जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर वाला जो एंगल होगा ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है या जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, तो एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाइस वर्सा, ओके। तो इसका मतलब नाउ दिस इज 30 डिग्री। तो इस डायपोल वेक्टर का
y एक्सिस के साथ एंगल है कितना 30 डिग्री, तो x एक्सिस के साथ कितना है एंगल 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से इस साइड में भी सेम रहता है सारा चीज 60 डिग्री। अब क्या करो, कंपोनेंट्स तोड़ दो, राइट। तो P1 का क्या हो जाएगा लिखो, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, किसी का भी वैल्यू नहीं बैठाएंगे। सो P1 इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू A1, नाउ इट इज A1। अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। क्यों मैं बताऊंगा अभी। A1 इंटू कॉस 30 डिग्री, फाइन, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस लेकर के J लगा देंगे अगर तो कोई प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव y की तरफ है, राइट। सो मैंने क्या किया, माइनस लेकर के J लगा दिया, इट इज इन द माइनस J डायरेक्शन, राइट, इन द नेगेटिव y एक्सिस, इसीलिए मैंने बोला था अब A1 का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। और P2 वेक्टर उसी तरह से क्या हो जाएगा, P2 विल अगेन बी द सेम, माइनस Q A2 cos 30 डिग्री J कैप, राइट, मेक सेंस। अब इधर क्या होगा, P1 का x कंपोनेंट अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, P1 विल बी, P1 x बोल सकते हैं इसको, P1 यहां पे भी बोल सकते हैं P1 y और P2 y, क्योंकि y डायरेक्ट, P1 x इज इक्वल टू माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। सो इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ P1 cos 60 डिग्री, ठीक है। और उसी तरह से इस डायरेक्शन में P2 x निकालेंगे तो इट विल बी प्लस P2 cos 60 डिग्री। अब क्या करो, निकालो टोटल नेट, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, PXI प्लस PYJ, ठीक है। तो अब P वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा, PX कितना होगा, PX के लिए हम क्या करेंगे, माइनस P1 cos 60 डिग्री। तो देखो कोई बात नहीं है, माइनस ऑफ P1 की जगह कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे Q इंटू A1, ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री, प्लस उधर वाला P2 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस Q A2 cos 60 डिग्री, राइट। और अभी हड़बड़ाना नहीं है कि सर इतना A1 A2 नहीं, रहने दो तुम लोग, ट्रस्ट मी। वेक्टर नोशन में जब, सॉरी एल्जेब्रिक नोशन में जब हम इक्वेशंस को लिखते हैं ना, तो गलती होने का चांसेस कम होता है, रेदर देन कि न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दें। ट्रस्ट इन द प्रोसेस। देन प्लस Py के लिए अब हम करेंगे, ठीक है। Py के लिए क्या करेंगे, सो कॉम्पोनेंट ऑफ y, सो माइनस Q A1 cos 30 डिग्री माइनस Q A2 cos 30 डिग्री इंटू J, हो गया। अब एक बात बताओ, वी नो दैट, अब देखो मैं हटा रहा हूं चीज़ों को, वी नो दैट A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A, इजंट इट। इक्वल साइड्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस केस में क्या होगा, ये इंटायरली सेम बट ऑपोजिट होगा, एक माइनस QA cos 60 डिग्री, एक प्लस QA cos 60 डिग्री, यानी x कंपोनेंट क्या हो गया, स्वाहा। सो इट इज 0, हट गया, राइट। तो सिर्फ हमारा P जो नेट पे रहता है उसमें क्या बच जाता है, 0i प्लस के बाद क्या होगा, माइनस ऑफ 2QA cos 30 डिग्री इंटू J हो जाएगा, राइट। यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0i माइनस 2QA cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सो इट इज इंटू √3/2J कैप। 2 कैंसिल हो गया, P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q, √3 आगे ले लेते हैं, √3QAJ, ठीक है। अब नाउ माइनस J होने का मतलब क्या है, देखो लिखने का तरीका कितना सारा हो सकता है। माइनस J होने का मतलब हम कैसे लिखेंगे कि इट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर और द
बेस बाइसेक्टर लाइन, यानी कि इस लाइन को ड्रॉ करके अगर हम इस लाइन का भी नाम दे दें, राइट, इस लाइन का जिसको मैंने पहले वाई एक्सिस बोला था, उस लाइन का हम बोल दें कि इट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, विच एंगल, सो एंगल सी, द एंगल ए सी बी, इस एंगल का हम बात कर रहे हैं कि इस एंगल को, इस एंगल का देखो, इस एंगल का हम बात कर रहे हैं कि एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला, ठीक है, जो कि नीचे वाले साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, वो क्या करेगा, नेट डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू उस लाइन पे लाई करेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और अब चार्जेस का वैल्यू अगर कुछ भी होता, इस इक्विलेटरल साइड का जो ट्रायंगल है इसके साइड्स का वैल्यू कुछ भी होता, चार्जेस का वैल्यू कुछ भी होता, मैं लिटरली कितना भी दिया हुआ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी उसको बिठाता, क्योंकि इस तरह से क्या होता, इसको सॉल्व करने से एरर होने का चांस कम हो जाता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड वन, द 9th क्वेश्चन। Obtain the expression for potential due to an electric dipole of dipole moment P at a point D on the axial line। भाई ये तो हलवा है यार, ठीक है। सॉल्यूशन नो प्रॉब्लम। लेट अस टेक अ, देखो इसने क्या बोला है कि एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, P होगा, ठीक है। इसने वेक्टर साइन नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। एनीवेज, सो हम एक काम करते हैं, हम डायपोल अपने आप ले लेते हैं। सो हमें पता है कि लेटस टेक वो सब लिखना होता है एग्जाम में लिखना, ठीक है, लेटस टेक वट एवर ब्ला ब्ला, ठीक है। सो हमने डायपोल लिया कैसा, प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अगर गलती से इसको हम डी लिख देते हैं तो ये क्या बोल रहा है, इसी एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं पता है, एक्सियल लाइन, मैं इसको थोड़ा सा और चार्जेस को बड़ा कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक्सियल लाइन का मतलब बिल्कुल यही लाइन, फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर भी तुम चले जाओ, सो दिस इज योर एक्सियल लाइन, राइट। और ये जो डी डिस्टेंस है इसी एक्सियल लाइन पे, लेकिन कौन सा, वेक्टर के बीच में, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, डायपोल के बीच में नहीं, उनके बाहर। सो लेट अस से कि हम प्लस क्यू चार्ज से क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज से यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, दिस पॉइंट P, जो कि प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, एट अ पॉइंट डी ऑन द एक्सियल लाइन। हाँ बिल्कुल सही चलेगा, यहां से डी डिस्टेंस पे है, ओके। कहां से, क्यू चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो अब हम बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस अब हम कैसे मेजर करें, जो क्या नाम है, तो बिल्कुल एक्सियल लाइन, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करो। एक्सियल लाइन को अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे तो उसका सेंटर होता है O, वहां से नेगेटिव चार्ज इक्वी डिस्टेंस होता है A, पॉजिटिव चार्ज इक्वी डिस्टेंस होता है A, ठीक है। इसीलिए इजी हो जाता है कैलकुलेशन। अब देखो निकालना क्या है, P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, राइट। सो हम ये जानते हैं, और ये बहुत हल्का है रियली में, पोटेंशियल हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करके बिल्कुल किसी नंबर के जैसा ऐड कर सकते हैं, वही करना है यहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो एट P पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, U प्लस क्यू इज इक्वल टू वट, कैसे होता है वो, तो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको बाहर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइडेड बाय इस चार्ज, यानी कि इस पॉइंट और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, सो दैट इज व्हाट D। और ये हो गया ख़त्म, ठीक है। U प्लस क्यू निकाल लिया हमने। अब उसी तरह से U माइनस क्यू का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल बाहर रखो, साथ में मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट है, बाद में कॉमन आ जाएगा हमारा। अब देखो क्या हुआ भाई, अब क्या होगा, नाउ दिस इज माइनस क्यू चार्ज, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। और नीचे में अब D की जगह क्या होगा, D प्लस 2A, सो नाउ इट इज D प्लस 2A,
कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सो हाउ इट इज़ d प्लस 2a, देखो पॉजिटिव चार्ज q चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, इट इज़ d, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस जो है सेंटर का कितना है a, और फिर सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, फिर से a है, तो कितना होगा d प्लस a इज इक्वल टू d प्लस 2a। ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस ऑफ p पॉइंट, दिस p पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस q, इस माइनस q चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस 2a। ओके, सो नाउ अब होगा टोटल, ठीक है, UP ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्लस q माइनस q। मैंने इस तरह से नोशन दिया है समझने के लिए कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस q एंड माइनस q विल बी व्हाट, इट विल बी जस्ट u प्लस q प्लस ऑफ u माइनस q। ऐड कर दो, स्केलर एडिशन है, अब क्या टेंशन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, कॉमन है हमारा, दोनों में कॉमन ले लिया मैंने एक ही बार में, ठीक है। अब उतना बच्चे वाला कैलकुलेशन नहीं करूंगा। और q भी कॉमन है यार, q भी कॉमन लेते हैं, ठीक है, q भी कॉमन ले लिया मैंने भाई, q भी कॉमन ले लिया। अब लेकिन एक चीज याद रखना है, ऊपर वाले में q/d में से q कॉमन लिया तो वहां 1 बचा है, क्या बचा है 1, बाय नीचे कितना बचा है d। लेकिन दूसरे वाले में से मैंने सिर्फ q कॉमन लिया, उसका साइन माइनस कॉमन नहीं लिया है, तो वो -1 है, यानी कि अब यहाँ पे आगे में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/d प्लस 2a, ठीक है। ये वो चीजें हैं मैं बता रहा हूं जहां पे रियली में कॉपी चेक करते हैं हम लोग, पता है ये दिखता है कि लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं माइनस भी कॉमन ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं माइनस क्यू कॉमन लेता तो क्या होता, माइनस क्यू जहां पे था वहां प्लस हो जाता, लेकिन जहां पहले प्लस क्यू था वहां माइनस हो जाता, बात अभी भी बराबर थी। अब मैं नाक घुमा के पकड़ू सीधा पकड़ू, बात बराबर है, राइट। सो कॉमन लेते वक्त चार्ज जो साइन पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। नाउ दिस इज टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, राइट। ये 1 भी लेने का, लिखने का ज़रूरत नहीं था, अननेसेसरी। अब देखो कॉमन ले लो भाई, d इंटू डी प्लस 2a, ओके। एंड यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वाला d इस d को डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर होगा d प्लस 2a, और ये d प्लस 2a इसको डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ d, और माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, तो यानी कि UP जो होगा दैट विल बी इक्वल टू q इंटू 2a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d इंटू d प्लस 2a, ठीक है। इतना तक तो बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ में आया होगा। अब लेकिन एक बात बताओ, मान लो, राइट, अच्छा छोड़ो वो अभी नहीं मानते हम, एक बात बताओ, व्हाट इज Q2a, ठीक है। और a यहाँ पे अभी मैंने वेक्टर के जैसा नहीं लिखा है, मैंने इसको स्केलर के जैसा लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में भी डायपोल एज अ वेक्टर नहीं दिया हुआ है, स्केलर के जैसा उसका वैल्यू दिया है। तो व्हाट इज Q2a, देखो डायपोल मोमेंट जब हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू ए वेक्टर। तो अगर हम इसको एज ए स्केलर लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे डायपोल का, तो इट विल बी 2QA, यानी कि ये क्या है, सिर्फ P है एज ए मैग्नीट्यूड। सो UP नॉट उत्तर प्रदेश पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू D प्लस 2A, ठीक है। नाउ इट इज इजी। अब लेकिन एक बात बताओ, इफ योर D इज फार ग्रेटर देन A और 2A, दोनों से, यानी कि देखो पोटेंशियल क्या होता है, हम जो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन जनरल हम पॉइंट पोटेंशियल्स का स्टडी करते हैं। पॉइंट पोटेंशियल का मतलब कैसे पॉइंट पोटेंशियल बनता है, वो कि पॉइंट पोटेंशियल ऐसा होता है कि मान लो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कुछ 2A है तो इसका स्टडी एक ऐसे पॉइंट पे करना, किसी यहाँ पे किसी पॉइंट Q पे, क्यों नहीं लेते हैं यार, ठीक है, क्यों नहीं लेते, क्यों से कंफ्यूजन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कोई पॉइंट A ऐसा ले रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इस डायरेक्ट डिस्टेंस से मतलब कॉम्पेरेबल ही नहीं है, ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो ऐसे
जब बहुत मतलब इनफाइनेटिसिमली लार्ज जो होता है कि हम डिस्टेंस को लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस को लेते हैं या वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन डायपोल लेते हैं, तो हम उस डायपोल को बोलते हैं पॉइंट डायपोल, ठीक है, मतलब उसको हम एज ए पॉइंट डायपोल ट्रीट कर सकते हैं। सो जब ऐसा सिनेरियो हो कि डायपोल पॉइंट डायपोल है और हम कोई भी डिस्टेंस जो स्टडी कर रहे हैं वो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो उससे बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2a को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। तो 2a को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो फाइनली हमारा पोटेंशियल फाइनल जो बन जाएगा इट विल बी p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, 2a वाला टर्म जो था मेरा 0 हो गया, तो उस तरफ 0 हो गया, तो दिस विल बी डी स्क्वायर। और यही होता भी है पोटेंशियल में, एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो डी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अनलाइक किसी भी पॉइंट चार्जेस का जो होता है जस्ट लीनियर मतलब कि 1 डिग्री होता है। पॉइंट चार्ज का देखो मैंने कैसे लिखा है, पॉइंट चार्ज का देखो जो डिस्टेंस है उसका मैंने क्या लिखा है, डिग्री 1 है, यानी कि d टू द पावर 1। उसी तरह से नीचे भी देखो d प्लस 2a का पावर कितना है, 1 है, 1 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है बट 1 डिग्री में। यहाँ पे देखो इन्वर्स रिलेशन है बट अब क्या हो गया, 2 डिग्री का, 2nd डिग्री का बन गया डिनोमिनेटर में। सो डी स्क्वायर से वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, राइट। सो दिस इज इट, दिस इज आवर पार्ट 2 और सेक्शन 2। आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सर दिस इज टू मच इन डिटेल, बट आई टोल्ड एज अर्लियर कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कुछ भी मतलब कि ना भी समझे, और अगर मेरे यहाँ पे चैनल पे आया है और अगर मेरे वीडियोस को देख रहा है तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मतलब सर ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि तीसमार खान मेरे चैनल पे पढ़ने आ रहे हैं, राइट। कोई भी बच्चा आ रहा हो उसको समझ में आना चाहिए। मेरा पर्पस, इस वीडियो का पर्पस यही है कि हर एक बच्चा जो आके इस वीडियो को देख रहा है उसको समझ में आए। अगर ये ना समझ में आया ना कुछ भी, तो मेरे पूरे वीडियो बनाने का पर्पस जो हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा, मैं एज ए टीचर फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा बस इतना ही काम है कि अपने स्टूडेंट्स को कैसा भी हो वो उसको समझा पाना, राइट। सो आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहा समझाने में, बट प्लीज़ अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स को ना एकदम लूट लो, उसमें एकदम गदर मचा दो, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई बैक। बाय बाय गाइस, टेक केयर, राइट, सी यू सून।